भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। भारत के सारे क्रांतिकारी अमर रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय। भारत माता की। इतिहास के ऊपर कुछ स्पीच दिए हुए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप लोग स्पीच को पूरा सुनें और समझें, वीडियो को पूरा देखें। साथियों, वैसे तो भारत की कथा युगांतर से चली आ रही है, लेकिन हमारे ही देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि ये कथा पूरी तरह सत्य नहीं है। जैसे भारत को हम सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं कि हमारे इतिहास में भारत सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था। लेकिन हमारे देश के ही कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि इन बातों में कोई सत्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ, तथ्य रखना चाहता हूँ कि अंग्रेज हमारे यहाँ करीब 200 साल तक शासन किए और जब वो यहाँ पर आए तो 150 सालों तक उनको ये समझ में नहीं आया कि भारत को गुलाम बनाया कैसे जाए, क्योंकि उनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, यहाँ का समाज टूट नहीं रहा था। लेकिन की बात भी तो इस पर बहुत सारे सर्वे कराए। टीबी मैकॉले का सर्वे बहुत ज़्यादा चर्चित है, जिस पर राजू भाई ने बहुत सारे व्याख्यान भी दिए हैं। वो सर्वे के बारे में टीबी मैकॉले 2 फरवरी 1835 को ये बता रहा है कि भारत की स्थिति कैसी है। वो रिपोर्ट आज भी वहाँ की संसद में उपलब्ध है। इंडिया हाउस लाइब्रेरी, जिस पर फिल्म बन रही है अभी वीर सावरकर जी के को लेकर, उसमें इंडिया हाउस लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है। बहुत सारे दस्तावेज इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। अगर उन रिकॉर्ड्स को आप देखेंगे तो उसके आधार पर ये पता लगता है कि ब्रिटेन की संसद में 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट को टीबी मैकॉले बता रहा है कि आज की स्थिति में, यानी 2 फरवरी 1835 को भारत दुनिया का ऐसा देश है जिसका एक्सपोर्ट पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का 33%, जिसकी आय, जिसकी आमदनी एक साल की 27% है पूरी दुनिया की आमदनी का, जिसकी जीडीपी, जिसको आज हम जीडीपी का बहुत चर्चा होता है पूरी दुनिया में, उस समय भारत की जीडीपी लगभग 44% थी। यानी पूरी दुनिया में जितना पैदा होता था उसका लगभग 44% भारत में पैदा होता था। और ये सब चीजें ऐसी बातें हैं दोस्तों जो ये प्रमाणित करती हैं कि इतना कुछ रहा होगा हमारे भारत में, तभी भारत सोने की चिड़िया बना। और बिना किसी देश के विश्व गुरु बने वो कभी सोने की चिड़िया बन ही नहीं सकता है। दूसरी चीज कि भारत के समाज में अगर हम देखें तो उस समय का समाज, ज्यादातर जो समाज था वो जातियों में अलग अलग डिफाइन था, मतलब उसको जातियों के आधार पे जाना जाता था। और इन जातियों का अगर आप इतिहास देखने जाएंगे तो हर जाति का इतिहास ये है कि वो किसी न किसी विषय के विशेषज्ञ लोग हुआ करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि ये ऊंच नीच के दृष्टि से इन जातियों को अलग अलग रखा गया था। वास्तव में ये सारी जातियां, जैसे लोहार जाति, ये लोहार जाति एक ऐसी जाति रही है जो लोहे से जुड़ी विशेषज्ञ स्तर की जानकारियां उनके पास थी। वो लोहे का हथियार बना सकते थे और एक से एक हथियार बना सकते थे। लोहे की जितनी भी चीजें बनती हैं, पानी के जहाज बना सकते थे, वो सारे कुछ कर सकते थे जो आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके लिए बनाई जाती हैं उन कामों को करने के लिए, वो हमारे यहाँ के कारीगर कर लिया करते थे। इसी तरह से हम बढ़ई समाज को हम देख सकते हैं। ये इनका काम था कि ये लकड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी इनके पास जानकारियां थी। इसी तरह भवन निर्माण से जुड़ी हुई बहुत सारे जातियां थी, मतलब जो ये काम करते थे। तो ये जो हमारा समाज था वो इस तरह से एक दूसरे में एक कड़ी की तरह जुड़ा हुआ था कि सबको एक दूसरे से एक दूसरे की पूर्ति होती थी और इसीलिए सदियों तक ये समाज चलता रहा। लेकिन अंग्रेज जब यहाँ आए, बहुत सारे सर्वेज कराए,
सर्वेज कराने के बाद उनको लगा कि इन समाज को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम यहाँ पर राज नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए उन्होंने दो काम किए दोस्तों। एक काम तो ये किया कि इस समाज को खड़ा करने में और एकजुट करने में सबसे बड़ी जो भूमिका थी उस समय के गुरुकुलों की थी। आप मानेंगे नहीं, ये उसी दस्तावेज में जो 2 फरवरी 1835 को मैकॉले, टीबी मैकॉले बता रहा है अपनी संसद में, वो अपने ही दस्तावेज में बता रहा है कि उस समय भारत में 7.5 लाख गांव थे लगभग, और सारे गांवों में एक गुरुकुल हुआ करता था। बाकी जो उच्च शैक्षणिक संस्थान थे पूरे भारत में 15,000 से लगभग 22,000 के आसपास में लोग बताते हैं, और जो और भी विशेषज्ञ स्तर के थे वो भी लगभग 3-4 हजार संस्थान ऐसे, जो आज हम कह सकते हैं तक्षशिला और नालंदा जैसे जो विश्वविद्यालय थे, वो सब करीब 3,500-4,000 विश्वविद्यालय थे। तो ये इसको पूरा केंद्र में, पूरे समाज को केंद्र में बना के रखने का काम हमारा उस समय का जो हमारे देश के गुरुकुल थे वो करते थे। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने संस्कृत एजुकेशन को खत्म करने के नाम पर उन्होंने पूरे गुरुकुलों को खत्म कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। इसके बाद उन्होंने एक एक चीज को, जैसे हमारा देश उस समय आर्थिक रूप से एकदम समृद्ध था, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे, क्योंकि हर आदमी, हर घर में कुछ न कुछ विशेष काम करने वाले लोग थे, जो विशेष काम करके उसके द्वारा वो लोग अपने जो भी चीज बनाते थे गांव में उत्पादन हो करते थे। गांव में उत्पादन करने के बाद वो गांव से बाहर बिकने के लिए जाती थी, देश के बाहर बिकने के लिए वो सारी चीजें जाती थी। जब अंग्रेज देखे कि इनकी सामानें पूरी दुनिया में बिकती हैं और वो इंग्लैंड से ला के, ब्रिटेन से ला के सामान यहाँ पर डंप करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं उनको रिस्पांस मिलता था। फिर उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से खत्म करने के लिए उन्होंने एक काम शुरू किया। वो काम था भारत में कानून बना के, टैक्स के कानून बना के यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देना। इसके लिए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी के कानून बनाए, जो उत्पादन होते थे उस पर कानून बनाए, सेल टैक्स का कानून बनाया, इसके बाद जो है टोल टैक्स के कानून बनाए, और मतलब इसी तरह के कई सारे इनकम टैक्स के कानून बनाए। और इनके रेट्स किसी कानून के 35%, किसी के इनकम टैक्स के तो 97% तक के रेट हुआ करते थे। ये सारे जो कानून हैं, ये कानून इनकम टैक्स के, एक्साइज ड्यूटी के कानून, सेल टैक्स के कानून, ये सब कानून जो कृषि पर लगान लगाए जाते थे इसके अतिरिक्त थे। कृषि पर जो लगान लगाए जाते थे वो तो 90%, 95% तक लगान लगाए गए, लेकिन ये उसके अतिरिक्त ये सब कानून लगाए गए यहाँ के उद्योग और व्यापार को खत्म करने के लिए। क्योंकि भारत उस समय सिर्फ कृषि प्रधान देश नहीं था, भारत उस समय उद्योग प्रधान देश भी था। पूरी दुनिया में इसके सामान बिका करते थे दोस्तों। लेकिन अंग्रेज आए, उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से समझा यहाँ की व्यवस्था को, और एक एक करके वो सब कानून बना के तोड़ते चले गए। इसीलिए दोस्तों 1947 में अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन उनके जाने के 75 वर्षों बाद भी हमारे देश में अंग्रेजों के हजारों कानून आज भी उसी तरह से चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों की बात है, 2-4 दिन की बात है, श्री अमित शाह जी ने संसद में वो एक बिल लेकर आए हैं जिसमें वो अंग्रेजों के IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, ये तीनों को खत्म करने की बात कही है उन्होंने। अभी इस पर बहुत सारी चर्चाओं का उस दौर चलेगा, उसके बाद ये सब काम होगा। लेकिन जब तक ये अंग्रेजों के कानून यहाँ से बिल्कुल खत्म नहीं होंगे और हमारे देश के अपने स्वदेशी कानून नहीं हमारे देश में लागू होंगे, तब तक हमारा देश कभी भी सोने की चिड़िया तो नहीं बन पाएगा। लेकिन इस बात में कहीं से कोई असत्य बात नहीं है कि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था और कभी विश्वगुरु हुआ करता था। और ये इस बात को प्रमाणित करने के लिए आज आपको YouTube पर बहुत सारे प्रमाण देने वाले बहुत सारे इतिहासकार मिलेंगे, उनके सोर्सेज मिलेंगे। बहुत सारे लोग, अभिजीत चावड़ा करके एक इतिहासकार हैं, इतिहासकार क्या वो शोधकर्ता हैं जो ऐतिहासिक तत्वों पर शोध करते रहते हैं। उनका ये एक YouTube चैनल है, उस पर भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह एक इतिहासकार हमारे देश के रहे हैं श्री धर्मपाल जी, जो राजू भाई के गुरु भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। उन पुस्तकों का आधार ही है कि वो अंग्रेजों के दस्तावेज को संकलित करके वो सारी पुस्तकें तैयार की हैं, जिसमें द ब्यूटीफुल ट्री बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों,
जिसमें वो सारे गुरुकुलों का किस तरह से हमारा समाज उन गुरुकुलों के केंद्र में था, ये कैसे गुरुकुल हमारे उस समय के समाज के केंद्र में थे, आपको एक बार जब उसका अध्ययन करेंगे तो एकदम साफ साफ स्पष्ट होगा। तो कहने का मतलब इस तरह के आज के समय में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश के इतिहासकार, ये मैं जितने भी इतिहासकारों की बात कर रहा हूँ इसमें अपने देश के भी इतिहासकार हैं और विदेशों के भी उस समय के समकालीन इतिहासकार भी हैं, जो इन सब चीजों पे बहुत सारी बातें पुस्तकें लिखी हैं, बताई हैं। अगर हमको कहीं से इन बातों का पता लगता है कि हमारा देश का स्वर्णिम अतीत रहा है, हमारा देश सोने की चिड़िया रहा है, विश्व गुरु रहा है, तो इस पर हमें उपहास नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस धरती पर आए हैं, जो श्री राम जी की धरती है, श्री कृष्ण जी की धरती है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है और इतने विदेशी आक्रांताओं के प्रयास के बाद भी आज तक हमारे देश का समाज टूटा नहीं है। आज भी ये संघर्ष कर रहा है और मुझे लगता है कि अगर आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों को, अपनी उन्हीं पारंपरिक, अपनी पुरानी, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से सींचना शुरू करें तो फिर से वही ज्ञान पूरे देश में जो है बिखरने लगेगा और फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगा। और इस बार सोने की चिड़िया ही नहीं दोस्तों, भारत सोने का शेर बनेगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद गाइस। अभी हम लोग सुबह सुबह वीडियो बनाकर आकर झंडा लहराए आज 15 अगस्त के दिन। आप लोग अभी देख लीजिए, अभी हम लोग झंडा लहरा रहे हैं। उसके बाद अभी चलो मीठा उठा खा चुके हैं। ओ माय गॉड 2 शूटिंग हुआ है हम लोगों का। आज हम लोग शूट करके कंप्लीट किए हैं। अब एडिटिंग वाला काम आज से स्टार्ट होगा और जल्दी जल्दी कर रहे थे इसलिए कि आज 15 अगस्त है तो झंडा वंडा भी फहराना था, इसीलिए। जय हिंद दोस्तों। जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।